स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। तो टॉपिक देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये चार चीज़ हम पढ़ेंगे आज। मेन मेन टॉपिक सही है। ये टिप तो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, ये टिप आपको याद रखनी है, ठीक है। ये टेढ़ी को जा रही है, हाँ ये टिप आपको याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सिंपल सिंपल चीज़ें देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो जे जे थॉमसन साहब थे हमारे, उन्होंने डिस्कवर किया था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल को। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था 1897 में कैथोड रे ट्यूब की मदद से। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल सिंपल थ्योरी है। वैसे जो मेन क्वेश्चन कराऊंगा आपको एंड में, वो काम के हैं। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो कैथोड से एनोड ट्रैवल करते हैं। और इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है आपको। मतलब एमसीक्यू आते हैं तो फंस सकता है मतलब पेपर में। ई अपॉन एम ई का रेशियो देखेंगे 1.75 × 10⁻11। आप लोग सिर्फ 75 तक याद रखिए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे मतलब ये जो महाभारत लिखी है इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना याद करें 1.75 × 10⁻11, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट मॉडल्स लिए, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट लिए, ठीक है। मतलब सारे नहीं लिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही लिया बस। थॉमसन मॉडल, ठीक है। इसको रेजिन पुडिंग, रेजिन क्या होता है, किशमिश, ठीक है। रेजिन पुडिंग या फिर प्लम पुडिंग मॉडल नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, मतलब क्या होता है कि एक जो गोल्ड फॉल थी उसमें से जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक आता है ना उस पर, तो रदरफोर्ड ने जो देखा क्या हुआ था कि मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड थे और बहुत कम, मतलब 8,000 में से एक ही वापस आ रहा था। और कुछ कुछ पेनिट्रेट कर जाते थे। पेनिट्रेट मतलब आर पार कर जाना, ठीक है। ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। उसने ऐसा ऐसा देखा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है सामने मेरे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटम थ्योरी देखेंगे इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनका जो कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ऑल ई एम वेव्स ट्रैवल एट, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर स्पीड होती है, तुमको पता ही है, 3 न्यूटन/8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की बात है, ठीक है, एयर की बात नहीं है। इसका वेव इक्वेशन होती है C = μ × λ। इसमें वेव फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपका वेव लेंथ है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड बोहर मॉडल, ठीक है। ये मेन मेन पॉइंट्स लिए हैं, पूरी मतलब जो महाभारत हमने वो नहीं पढ़नी, ठीक है ना। हाइड्रोजन शोज लाइन स्पेक्ट्रम विद डिस, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन हमको 5 लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है, लेकिन मैं आपको 6 बताऊंगा। लाइमन, बाल्मेर, पैशन, ब्रैकेट, टीफन और आगे एक हाइमफ्री है, ठीक है। जिसका एन फिक्स होता है, एन होता है बेसल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आ सकता है, तो फॉर्मूला की इसकी पूरे चैप्टर की फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी सब जो कंटेंट अपलोड करता हूँ वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से जाकर ज्वाइन करो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आर, जो उसमें जो आर होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। रेडबर्ग फॉर्मूला रिलेट्स वेवलेंथ, ठीक है। मैं आपको जो अभी फॉर्मूला बताया था 1/λ इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। जिसमें एन होता है स्पेसिफिक क्वांटम नंबर। बोहर पॉस्टुलेट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट हैड नो, ठीक है। जब भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब अपने हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट जाता है ना, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी रेडिएट भी करता है। मतलब कुछ एनर्जी छोड़ता भी है, एनर्जी लेता भी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अपना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना कि इस ये जो लिखा है ना, ये सब इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता क्या है, ठीक है। जैसे आपकी कोई मेटल शीट है, उस पर चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ यार क्या दिक्कत है। मैंने यह पढ़ लो, आम कथा जो है पढ़ लो। व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू अ मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ, द इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द एक्सपोज सरफेस। हाँ देखो क्या सिंपल चीज़ है ना कि जो मेटल सरफेस है, जब मेटल सरफेस पे आपने मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली ना, तो वो जो मेटल सरफेस है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब ऑब्जॉर्व करने के बाद हुआ क्या, ये मेरी बात सुनो। ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा कि ये जो आगे लिखा है ना, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मेटल सरफेस है इस पे रेडिएशन हमने दी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे भाग रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हैं, किस इलेक्ट्रॉन को जाने को। अब देखो क्या है, जो इस मेटल सरफेस ने जो एब्जॉर्व किया ना रेडिएशन, उसकी वजह से इन मेटल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ना वो टूट जाते हैं। मेटल सरफेस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो बॉन्ड्स टूट गए, एनर्जी लगी। इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको एनर्जी लगी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उनके बीच में एक एनर्जी लगी तो वो टूट गए और इजेक्ट कर गए। यही मेन फंडा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। ये जो लिखा है ये सब कुछ मैंने वही लिखा है जो मैं आपको समझाया है अभी, ये सब मैंने वही लिखा है। तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है, ये पूरा।
ठीक है। तो आगे देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब एक आधा क्वेश्चन देखा है मैंने, तो मैं आपको सिर्फ इसमें इतना ही बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये जो दिखा है ना, ये बात पढ़ो, मेरी बात सुनो। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ना, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम, थोरियम। रेडियो एक्टिविटी मतलब इतना होता है अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। अब इनका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। सर ये क्या बोल दिया भैया, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। देखो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन क्या होता है ना, जैसे आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना, कि हाँ भाई यूरेनियम है, ये हो गया वो हो गया, आपने देखा होगा, तो बड़ा महंगा आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब मान लो जैसे आपने यूरेनियम रखा है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो आपने रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। अरे चलो छोड़ो, 800 ग्राम मान लो, ठीक है, आपके लिए 800 ग्राम ठीक है, 800 ग्राम ठीक है। तो एक महीने बाद हम उसको देखेंगे ना, तो वो 500 से 600 ग्राम मतलब 500-600 ग्राम पे आ गया होगा, मतलब 100 ग्राम घट गया होगा। इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब उनके वेट का डिक्रीज होना। अब ये होता कैसे है, जब भी आप किसी ऐसे रेडियो एक्टिव मेटल को आप रखोगे तो उसका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होगा। अब वो होता किस वजह से, क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एमिट होती है। यही मेन रीजन है उसके स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल सी एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस इन 2 वेज, ठीक है, अपने पास सिंपल है। न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप की होती है, फिजन और फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन का चार्ट लेके आया बहुत बड़े, हाँ ये देखो, ये लेके आया हूँ आपके, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। उत्ते ये तो लाल लाल हो गया, तो मैं चेंज करूँ उसको यार, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार, दिखना चाहिए पूरा। अरे 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 ये क्या हो गया, ये हरा हो जाए भाई, हाँ हो गया, हरा हो गया, ये देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मैंने। अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन इज, ठीक है, मतलब नॉर्मल क्या होता है ना कि मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को, मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई को, ठीक है, न्यूक्लियाई पार्टिकल्स नहीं, न्यूक्लियाई को जोड़ेंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, उसको बोलते हैं फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हम लोग किसी एक बड़े न्यूक्लियस को अगर तोड़ेंगे तो उसका फ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सा है, मतलब इट इज़ कन्फर्म टू हैवी न्यूक्लिया ओनली, मतलब ठीक है, मतलब ये हैवी न्यूक्लिया के साथ ही होता है। इट इज़ कन्फाइंड टू लाइटर न्यूक्लिया ओनली। ठीक, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है आज, ठीक है। इट इज चेन रिएक्शन। अब देखिए चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन मतलब क्या होती है, मतलब एक माचिस की तिल्ली से पूरी बिल्डिंग में आग लगाना, ठीक है, माचिस तिल्ली में आग लगी ना तो पूरी बिल्डिंग में आग लगी। मतलब जैसे मान लीजिए, मतलब छुआ ही है कि एक छोटे एक पार्ट, एक मतलब हमारे पास 1-2 ग्राम का वो है, यूरेनियम है, 2 ग्राम यूरेनियम है, तो अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो कितने, 1-1 ग्राम में बढ़ जाएगा। उसको तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन सिर्फ फ्यूजन में ऑकर करती है, फ्यूजन में ऑकर नहीं करती है, ठीक है। आगे वही स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट रखिए, आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की बात पे। देखिए फालतू की बात कुछ नहीं होगी, आज खाली वीडियो में पढ़ाई होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है हमको अपना फिजिक्स का, मतलब इतना काफ़ी आप कर लोगे ना इसको, तो काफ़ी है, मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है। मतलब क्वेश्चन ऐसे बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो आप देखो इतने पुराने पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, 16 में आया है, 21 में आया है, मतलब रिसेंट ईयर में जो आया है ना वो 24 का है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या क्वेश्चन लिया है यार, इतना आसान क्वेश्चन क्यों लिया है मैं। NH/2 यार 12th में पढ़ा होगा, ये तो यार हाईलाइट कर दो, तो मज़ा आएगा हाईलाइट करने में इसको, ठीक है। तो 12th की चीज़ है यार, ये सब क्या है, ये सब देखो 12th की चीज़ है ना, ठीक है। हाईलाइट करता हूँ आपको, ऐसे सेट PPT दे दूंगा, ठीक है, PDF मतलब ये। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, अरे क्या क्वेश्चन आ रहा है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है। मतलब इसमें क्या है ना कि बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताना है। सिंपल से, ये तो आपको याद होना चाहिए यार, सब बच्चों 12th में पढ़ के आओगे, देखो कितना आसान आता है। अब बच्चे की कट ऑफ क्लियर नहीं है, बच्चा क्या करें इसमें, ठीक है। ए इसका आंसर 0.025029 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन, अरे क्या है ये, क्या इतना आसान, सबके एक क्यों आ रहे हैं, एक क्यों आ रहे हैं सबके, क्या है, कुछ स्कैम रखा है क्या इसमें। नहीं यार PPT तो मैंने बनाई है, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका ए आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आपको नहीं, ये देखिए, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट का है, आपको सारे स्टेट का याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये भी अलग स्टेट का, ये भी किसी स्टेट का दे रखा है, ठीक है, ये भी किसी स्टेट का दे रखा है, ये तो नहीं देता, किसी का नहीं होगा। आपको सारे स्टेट का याद होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक जो हमने मिस किया ऊपर अभी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है हमारा, मतलब इट इज अ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट,
ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आया भैया, बताओ वापस से। देखो वापस से क्या बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, मैं थोड़ा ट्राई करूँ बनाने का यहाँ पे। मतलब यार तुम ऐसा मत करना कि तभी अच्छा नहीं बन रहा। अरे तो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, हाथ थोड़ी ड्राइंग चेक हो जाएगी अपनी। किससे कराऊँ? वाइट से बना रहा हूँ, ठीक है। अरे ज़्यादा मोटा हो गया। चलो देखते हैं अब। जैसे मेरे पास एक ये है, एक ये है, तो ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। ये हो गया, समझ आना भाई लोग मेरे, ठीक है। ये जोड़ा हमने, इसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा, क्योंकि नेगेटिव चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। ये नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए एनोड नेगेटिव से नेगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो इस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आ पाएगा, मतलब एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस टाइम पे इससे कैथोड से एनोड पे एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इसका इतना हाई नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव, तो इतना हाई रिपल्शन हो जाएगा ना कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, ए पे पहुँच नहीं पाएगा। इसीलिए इसी इसी को बोलते हैं हम लोग फोटो करंट। मतलब एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हमने ए पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन ए पे नहीं आ पा रहा है, उसी को बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। मतलब भाई मतलब जो करंट लगा, जो करंट इस पर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन, ठीक है। ये डिपेंड करता है, देखिए वैसे तो बताऊँ कि ये इसके दो आंसर से हो सकते हैं, इसमें तो हो सकता है बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी, वर्क फंक्शन, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाली बात कि ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। When the frequency of incident light increase the maximum kinetic energy of, इतना आसान क्वेश्चन क्या है कि इसमें आएगा, रिमेन सेम तो नहीं आएगा, हाँ इसका आएगा ए डिक्रीज। और डिक्रीज कब तक करेगा? जब तक उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी लिमिट में रहेगी। मतलब आपको पता ना, जैसे जैसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी वैसे ही डिक्रीज करना बंद कर देगा, ठीक है ना, ये बात है इसमें। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, बात करते हैं, ठीक है। इन बीटा डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बीटा डीके क्या होता है पहले तो बात करते हैं इसके, ठीक है। बीटा डीके एक टाइप ऑफ रेडियो डीके होता है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी अनस्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन और पोसिट्रॉन पोसिट्रॉन एमिट करता है। एमिट इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने स्टेबल स्टेट में जाना है, इसी को बोलते हैं बीटा डीके। तो इसका आंसर है इंक्रीज बाय 1। ये है, ये नेगेटिव डीके की बात हो रही है, बीटा नेगेटिव, इससे वो माइनस आना चाहिए था, शायद रह गया मेरी तरफ से। तो ये नेगेटिव बीटा डीके की बात हो रही है। अगर आप बात करते हो पॉजिटिव बीटा डीके की, तो उसमें क्या होता है ना, ये डिक्रीज कर जाता है बाय 1 से। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, यही तो करता है यूपीएससी, ठीक है। इसका आंसर है ए, इसे मार्क किया आंसर में, हाँ ठीक है। हाँ हाफ लाइफ टाइम ऑफ, मतलब ये हाफ लाइफ टाइम सिंपल चीज़ है। मतलब स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं हम, मतलब जो आधा टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है ना, इसका आंसर बताइए आप लोग, वीडियो स्टॉप करके आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्योंकि हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। यहाँ नेचर ऑफ मटेरियल कहाँ से रखा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ऐसे। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इन द प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है। मतलब ऑप्शन रखे, मैं सोचता क्या देखा है ऐसे, ठीक है। टू न्यूक्लियर, हाँ सिंपल दरगाह, टू न्यूक्लियर टू कंबाइन, यार ए ऑप्शन है इसका, यार मैं कहा नहीं सारे ऑप्शन पढ़ने जा रहा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ गया, देखा भाई मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको ये, और जो टेबल याद होना चाहिए बस आपको। ये टेबल मैंने आपको दे रखा है, ये टेबल आपका ध्यान में छपा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया टेबल है, काम आएगा आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी इसका हम आंसर मार्क कर दें, ठीक है। अब हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज ड्यू टू, ये बता दो क्या? बता देता हूँ, इसका आंसर है मास डिवाइड। मास डिवाइड होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है मास डिफेक्ट। तो ये था हमारा, बस ये पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिए इसको, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट मतलब टॉपिक आपके लेके आऊँगा, जो 11th का कोई टॉपिक होगा, 100% कोई 11th टॉपिक होगा। हम लोग 12th 11 करेंगे, क्योंकि बोर ना हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ के आए हैं, मतलब अपने भाई लोग जो भी है ना, अभी सब 12th पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा 11th पढ़ते हैं। 11th बहुत मज़ेदार है, बच्चों को 11th हार्ड लगती है, लेकिन 11th बहुत मज़ेदार है। तो बस इतना था इस वीडियो में। तो
क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बहुत दिन से गायब था, क्योंकि गाइस बच्चों हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे भाई लोगों के, ठीक है ना, अपने भी एग्ज़ाम चल रहे थे, आपको कोई पढ़ाई करनी है, साथ में आपको भी कुछ शेयर करना है। तो इतना है तो बस इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।